नमस्ते बच्चों। पोइट्री में हमने अभी तक कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, सूरदास के पद और मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते आदि पढ़ चुके हैं। आगे हमें पढ़ना है सुमित्रानंदन पंत की कविता सुख दुख। आप तो जानते होंगे सुमित्रानंदन पंत कौन है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में एक है। तो छायावाद के वे सुकुमार कवि हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक पर्वतीय ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। शिशु अवस्था में ही प्रकृति के क्रोध में पलने के कारण उनकी कविताओं में प्रकृति के बहुरंगी चित्र मिलते हैं। तो लोकायतन नामक उनके महाकाव्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रूबाब पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। तो वे छायावाद के सुकुमार कवि हैं। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक पर्वतीय ग्राम में हुआ। तो उनके बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त पंत। तो कविता की ओर, जो प्रकृति की ओर उनकी रिझाव कैसे हुई? शिशु अवस्था में ही प्रकृति के क्रोध में पलने के कारण ही उनकी कविताओं में प्रकृति के बहुरंगी चित्र पाए जाते हैं। तो उनके जो लोकायतन नामक महाकाव्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें किस महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? लोकायतन। तो चिदंबरा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है? रूपाभ पत्रिका। तो उन्होंने अपने काव्य जीवन का जो प्रारंभ छायावाद से जुड़े थे। तो अंग्रेजी में जो रोमांटिसिज्म है वही हिंदी में छायावाद नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो है छायावाद की प्रवृत्तियों से ओतप्रोत हैं। और बाद की रचनाओं में जो है मार्क्सवाद का प्रभाव और गांधीवाद का प्रभाव भी हम देख सकते हैं। काव्य जीवन का प्रारंभ छायावाद से जुड़े थे। बाद में मार्क्सवाद और फिर गांधीवाद का प्रभाव उनकी कविताओं में देख सकते हैं। तो पंत जी प्रकृति को मानव के सहचरी के रूप में देखते हैं। मानव के दोस्त के रूप में, मानव के साथ चलने वाले सहचरी के रूप में वो प्रकृति को देखते हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रकृति का जो सहज सौंदर्य स्फुरण मिलता है। प्रकृति का जो सहज सौंदर्य का रूप उनके प्रारंभिक रचनाओं में प्राप्त होते हैं। तो ग्राम्य और युगवाणी में पंत की कई देश प्रेम पूर्ण कविताएं मिलती हैं। तो पंत की देश प्रेम पूर्ण कविताएं किन संग्रहों में है? ग्राम्य और युगवाणी में। अपने खंडकाव्य ग्रंथि में उन्होंने उन्मुक्त प्रेम की विफलता का चित्रण किया है। उनके खंडकाव्य का नाम क्या है? ग्रंथि। उनकी प्रमुख रचनाएं पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा, ये सब उनके काव्य संकलन है। उनके नाटक का नाम है ज्योत्सना। उनकी कहानियां हैं 5 कहानियां नामक एक संकलन में उनकी कहानियां संकलित है। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, ये सब उनके काव्य संकलन है। उनके नाटक है ज्योत्सना। कहानी है 5 कहानियां। आइए देखेंगे कविता सुख दुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरत दुख। सुख दुख की खेल बिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर खन में ओछल हो शशि, फिर शशि में ओछल हो खन। सुख दुख के बारे में कवि का दर्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं। कवि बताते हैं कि वो हमेशा सुख नहीं चाहते, वो हमेशा दुख भी नहीं चाहते। ये जीवन अपना जो सही रूप ऐसे दिखाते हैं कि सुख दुख के खेल बिचौनी के माध्यम से सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं।
इसके बारी बारी से आने के कारण ही एक जीवन अपना सही रूप हमारे सामने खोलकर प्रस्तुत करते हैं। तो कवि आगे बताते हैं कि सुख और दुख के मधुर मिलन से ही हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाते हैं। ये सुख दुख बारी बारी से इस प्रकार आते हैं, जिस प्रकार जो बादलों में चांद ओझल हो जाते हैं, उसी प्रकार सुख के आने पर दुख कहीं गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार चांद के जो प्रकाश में चंद्रमा के बीच में जो है बादल ओझल हो जाते हैं, उसी प्रकार दुख के आने पर सुख कहीं ओझल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुख के बाद दुख आ जाते हैं, दुख के बाद सुख आ जाते हैं। जिस प्रकार बादलों में चांद ओझल हो जाते हैं, उसी प्रकार और चांद में जिस प्रकार बादल ओझल हो जाते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख बारी बारी से जीवन में आते रहते हैं। कवि आगे बताते हैं कि जब पीड़ित है अधि दुख से, जब पीड़ित है अधि सुख से, मानव जग में बांट जाए सुख दुख से और सुख दुख से, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन। कवि बताते हैं कि हमेशा दुख है तो भी लोग तंग हो जाते हैं और हमेशा सुख है तो भी लोग उसमें पीड़ित हो जाते हैं। ये सुख के बाद जो है दुख को आना चाहिए और दुख के बाद सुख को आना चाहिए। ये बारी बारी से मानव जीवन में बांट जाए, इससे ही मानव जीवन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हमेशा दुख भी नहीं आना चाहिए, हमेशा सुख भी नहीं आना चाहिए। तो मानव जीवन में जो है ये बारी बारी से बांटना ही आवश्यक है। तो कभी आगे बताते हैं, अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन। तो हमेशा दुख है तो इसमें भी लोग तंग आते हैं, हमेशा दुख है तो भी लोग तंग आ जाते हैं। ये दुख और सुख जो है रात और दिन के समान है। रात में लोग सो जाते हैं, दिन में वो जग जाते हैं। इस ऐसे ही मानव जीवन आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है सुख और दुख ये रात और दिन के समान होते हैं। रात के बाद दिन आ जाते हैं, दिन के बाद फिर रात आ जाते हैं। उसी प्रकार सुख के बाद दुख का आना है, दुख के बाद सुख का आना है। इस प्रकार ये दोनों के बारी बारी से आने से मानव जीवन सही सलामत आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्वमय आनंद रे इस मानव जीवन। कवि आगे बताते हैं कि जो संध्या और जो प्रभात ये दोनों जो है बारी बारी से आते हैं। संध्या और रात मिट जाने से प्रभात का आगमन होता है और इन दोनों के बीच विरह और मिलन की जो अवस्था भी आ जाते हैं। रात के गुजरने पर उषा का आगमन होता है, तो उषा के आगमन से रात कहीं खो जाते हैं, तो वहां पर विरह की अनुभूति है। फिर से जो प्रभात खत्म होता है, फिर सांझ आ जाते हैं, तब दोनों का मिलन हो जाता है। तो और विरह और मिलन आता ही रहता है। तो रात गुजरने पर प्रभात आ जाता है। उसी प्रकार सुख के जाने पर दुख आ जाता है, दुख के जाने पर सुख को आना चाहिए। फिर आगे कवि बताते हैं, चिरहास अश्वमय आनंद, हमेशा हंसना और हमेशा ऐसे दुखी रहना अच्छा नहीं लगेगा मानव जीवन में। ये हंसी और ये अश्रु ये भी बारी बारी से ही आना आवश्यक है। हंसना और रोना ये दो भाव जो हैं हमेशा ही मनुष्य जीवन में एक भाव जमकर नहीं रहना चाहिए। एक के बाद दूसरे भाव का आना ही आवश्यक है। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, ये बारी बारी से आते रहते हैं, लेकिन हमेशा से हंसते रहना, हमेशा से रोते रहना हमारे लिए हितकर नहीं है। रे इस मानव जीवन, हमारे इस मानव जीवन में
जो हंसी और अश्रु आंसू जो है बारी बारी से आना है, तो उसी प्रकार विरह और मिलन भी बारी बारी से आना है। उसी प्रकार जिस प्रकार दिन और रात बारी बारी से आता है, उसी प्रकार ये सुख दुख को बारी बारी से आना ही आवश्यक है। तो कवि ഇവിടെ സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. എപ്പോഴും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ദുഃഖമായിട്ടിരിക്കുക, അത് കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സുഖവും ദുഃഖവും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിലൂടെയാണ് ജീവിതം പൂർണ്ണമായി തീരുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിൽ കാർമേഘം മറയപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ കാർമേഘത്തിൽ ചന്ദ്രൻ മറയപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ ദുഃഖം മാറി സുഖം വരുന്നു, സുഖം മാറി ദുഃഖം വരുന്നു. എപ്പോഴും സുഖമായിട്ടിരുന്നാലും ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടും, എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടും. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും തുല്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചിരിക്കാനും പാടില്ല, എപ്പോഴും സുഖമായിട്ടിരിക്കാനും പാടില്ല. രാത്രി മാറി എങ്ങനെയാണ് ദിവസം വരുന്നത്, അതുപോലെ ആകണം ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരേണ്ടത്. രാത്രി മാറി പ്രഭാതം വരുന്നു, അവിടെ വിരഹം ഉണ്ടാകുന്നു, കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ സുഖം മാറി ദുഃഖം വരുന്നു, ദുഃഖം മാറി സുഖം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവം മാത്രം ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉറക്കാൻ പാടില്ല. ഭാവം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരണം. ചിരിക്കുന്നതും ദുഃഖിക്കുന്നതും രണ്ട് ഭാവമാണ്. എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ശരിയാവില്ല, എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ശരിയാവില്ല. മാറി മാറി ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ വരണം. അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇതുപോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും. രാത്രി മാറി പകൽ വരുന്നത് പോലെ, സന്ധ്യ മാറി പ്രഭാതം വരുന്നത് പോലെ, ചിരി മാറി ദുഃഖം വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് കവി ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. अगली कक्षा में और एक अगली कविता के साथ फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी. तब तक के लिए विदा लेती हूँ. धन्यवाद.